नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। व आपकी सुपर टेट है, सी टेट है व अन्य परीक्षाओं में जो भी आपके स्टेट लेवल पर जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें सभी में ये महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न हैं। तो यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये वीडियो शेयर करिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लेखपाल परीक्षा में 25 प्रश्न आएंगे हिंदी के। तो यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो ये निश्चित है कि आपके 25 में से 25 प्रश्न सही होंगे। और यदि आपके किसी अन्य भी परीक्षा में हिंदी आती है तो उसमें भी आपके ज़्यादातर प्रश्न सब सही होंगे। मैंने इससे पूर्व में एक प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज मैं नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ तो मैंने उसके 21 से स्टार्ट किए हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? ए ल, बी कृ, सी श्री या डी ड़। आप सभी लोगों को जैसे कि उत्तर दिख रहा है तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो श्री है उसको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, जबकि ये तीनों ल, कृ और ड़ इन तीनों को स्थान दिया गया है लेकिन श्री को स्थान नहीं दिया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछ सकता है और आप लोग कंफ्यूज होकर इनमें से तीनों में से किसी एक ऑप्शन हो सकता है। आप ए को टिक करें या बी को टिक करें, आप श्री को नहीं टिक करेंगे। इसीलिए विशेष तौर से आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि आपका जो श्री है वह वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया उसको। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन होते हैं? अब द्वित्व व्यंजन अगर आप लोग को पता है कि द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ऑप्शन ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली या डी उत्साह। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है फ्रेंड्स वह आपका सी है। दिल्ली जो लिखा हुआ है ना इसमें द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन किनको कहते हैं? जो एक के ऊपर एक शब्द लगा होता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली में एक आधा ला है और एक पूरा ला है, तो इसमें दो शब्द हैं, एक आधा है और एक पूरा है, तो यही हमारे द्वित्व व्यंजन है। इसी तरह से अगर आपका तत्व लिखा हुआ है तो तत्व भी कैसा शब्द है? द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न है 23। शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये प्रश्न मैंने कल प्रैक्टिस सेट 1 में कवर किया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट का लिंक दे दूंगी और मैंने ग्रामीण परिवेश के जो प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं मैं वो भी लिंक डिस्क्राइब में दे दूंगी। इसका ऑप्शन है ए प्रकम्पी व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन या डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन रखे, इतने नियर के ऑप्शंस रखे हैं कि जिस व्यक्ति ने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है या उसने याद नहीं किया है तो ये ऑप्शंस के अनुसार गलत कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वह आपका डी सही है। देखिए संघर्षी या स्पर्शी ये दोनों ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें स्पर्शी है और इसमें मात्रा का बस थोड़ा सा स्पर्श व्यंजन है, तो ये दोनों यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन नहीं। स्पर्शी व्यंजन कितने मैंने बताए थे? 25 बताए थे। जैसे कचट तप के 25 है वो आपके स्पर्शी व्यंजन है। और जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है वह आपके शा श श और हा ये चारों ही शब्द हैं। अगर आपसे बोला जाए ऊष्म व्यंजन कौन से तो भी आपके यही चारों आएंगे और ऊष्म संघर्षी व्यंजन पूछा जाए तो भी यही चारों आएंगे। अगला प्रश्न है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? अच्छा प्रश्न है। ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण या डी तालव्य। तो जो छा है आपका वह इन चारों में से ही आता है किसी एक में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स वह आपका सी ऑप्शन सही है, संयुक्त वर्ण। अब इसको छा को संयुक्त वर्ण क्यों कहा गया? यदि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो आप भी कभी नहीं भूलेंगे। तो का हलंत प्लस शा हलंत इन दोनों को जब आप संयुक्त रूप से मिलाएंगे, यदि आप में से किसी ने टाइपिंग की है तो टाइपिंग में इस तरह के आपको फॉन्ट होंगे, इसमें हलंत लगा के आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपका छा बनेगा। तो इसी तरह से ये संयुक्त व्यंजन है, मतलब दो शब्दों दो वर्णों से मिल के बना है ये, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। बाकी आपके मूल स्वर मैं आपको बता चुकी हूँ, घोष वर्ण भी नहीं है और तालव्य भी नहीं है। अगला प्रश्न है 25। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह प्रश्न अभी रिसेंटली 2021 यूपी बीसीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, एज इट इज प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी शब्दकोश में जो छा है वह ऑप्शन ए का, बी छा, सी त्रा या डी
ज्ञा, इन चारों में से किसके बाद आता है? तो आपका ऑप्शन जो है वह ए सही है कि का के बाद में छा का क्रम आता है। यदि आपसे पूछा जाए त्रा और ज्ञा ये कैसे हैं, यह भी दोनों संयुक्त वर्ण, जैसे मैंने आपको छा का बताया था, इनकी छा की ध्वनि संयुक्त वर्ण है, ऐसे ही त्रा और ज्ञा की भी जो ध्वनि है वह संयुक्त है। अगला प्रश्न है 26, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इसका मतलब ये भी एक क्या है, ये एक संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन ए जा या, ऑप्शन बी जा हलंत प्लस या, ऑप्शन सी जा प्लस धा, या ऑप्शन डी जा प्लस अधन न और या। तो ये आप लोग जैसे कि इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। आपके ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये एज इट इज़ कट गए हैं, क्योंकि जा और धा नहीं हो सकता है और जा और अधन ना न्या नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन या तो ए सही है या तो बी सही है। बहुत ही नियर ऑप्शन है और बहुत ही कंफ्यूज भरा ऑप्शन है। बस इसमें खाली एक जो मात्रा है हलंत का ही अंतर है। तो जो आपका ऑप्शन है बी, यानी जा हलंत प्लस या, जो ये है इसके बराबर क्या होता है, ज्ञा, ये होता है। और यह एक कैसा शब्द है, यह एक संयुक्त है वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कैसा है तो ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये आप चीज़ें याद रखिए। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए वा, वी, जा, सी हा, या डी सा। तो अघोष वर्ण और सघोष वर्ण मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि आपका जो पहली रो है कचट तप, अगर आप इसको याद रख लेंगे, नीचे पा, ये आपकी पहली लाइन है और ये आपकी सेकंड लाइन है। जो यहाँ पे खा आएगा, चा के बाद छा आएगा, तो ये दूसरी लाइन है। तो जो आपकी पहली और दूसरी रो है यही आपका क्या है, यही आपका अघोष है। और इसके बाद जो 345 क्रम है वह आपका क्या है, वह आपका सघोष है या घोष है। ये दोनों ही नाम एक ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए सघोष या घोष तो इसका मतलब है आपको 345 वाले क्रम की बात करा। तो अघोष पूछा है, यानी आपको जो क्रम है पहला या दूसरी लाइन का जो भी अक्षर होगा वह इसका ऑप्शन का आंसर होगा। तो अब यदि हम ऑप्शंस को चेक करें तो जो बा है, पा फा बा, यानी ये तीसरे क्रम में आता है, तो ये आपका ऑप्शन कट गया, ये नहीं हो सकता है। फिर चा छा जा, ये भी तीसरे क्रम में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा है आपका हा और शा बचा है। अब इन दोनों में से ही आपका घोष हो सकता है। हालांकि ये आपके जो हैं ये कंठ या तालव्य की ध्वनि नहीं है, ये अलग से मैंने बताया था। लेकिन मैंने जो तीनों शा बताए थे उसमें संघर्षी व्यंजन मैंने बताए थे, ये वाला शाह, ये वाला शाह और ये वाला शाह। ये तीनों ही जो शाह हैं ये सेकेंड रो में आएंगे। बस इनकी क्या होगी, आपको ये याद करना होगा। तो ये आप जब भी किसी भी शाह के बारे में पूछा जाए कि ये घोष है या सघोष है, तो आप उसको अघोष लगाएंगे। तीनों ही शाह जो है वह अघोष प्रकार के हैं। लेकिन इसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि कौन सा वाला जो शाह है वह किससे बोला जाता है। अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि तालव्य शाह कौन सा है, तो तालव्य शाह आपका जो है वह ये वाला शाह है, ठीक है, ये आपका तालव्य शाह है। और इसी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तस्य या फिर दंत मसूड़ा जो है ना वह कौन सा शाह है, तो आपका ये वाला सा से सरल वाला जो है ये दंत प्लस मसूड़े से बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्तस्य शाह। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए मूर्धन्य शाह कौन सा है, तो आपका जो शाह से षटकोण वाला है यह आपका कैसा है, ये आपका मूर्धन्य शाह है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है कि मूर्धन्य शाह कौन सा है। तो जो मूर्धन्य शाह है आपका ये शाह से षटकोण वाला है। ये तीनों ही आप याद रख लीजिए। और कभी भी आपको ये पूछा जाए कि अघोष कौन सा शाह है, तो ये तीनों प्रकार के शाह जो है वह अघोष के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है 28 क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? यदि आपको सारे उच्चारण स्थान याद होंगे तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अब ये ऑप्शन ए मूर्धा है, बी कंठ है, सी तालु है, या डी दंत्य है। तो ये घा का आप जो सीक्वेंस है वो याद करिए कि भाई कहाँ से शुरू हुआ। तो यदि आप कंठ का पढ़ेंगे, कंठ का मैंने आप लोग को उत्तर बताया था कि का से कंठ और का से जब भी कोई लाइन होती क ख ग और घा, तो ये कैसा स्थान है इसका, यह कंठ का है। तो आपका ऑप्शन जो है वह कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, क्योंकि क ख ग घ ये कंठ से आवाज़ निकली। यदि आपको याद नहीं है तो आप बोल के देख लीजिए ग, तो ये कहाँ से आ रही है, कंठ से आवाज़ आ रही। और इसी तरह से मूर्धन्य मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका तालु है तो तालु के जो ऊपरी वाले भाग में यदि आपकी जीभ टच होती है तो वह आपके मूर्धन्य होंगी ध्वनियाँ। इसको मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत क्या आएगा, टा ठा, इस तरह के ट ठ ड ढ, ये सारी हमारी कैसी है, ये मूर्धन्य जो हमारे तालु के आगे वाले भाग में स्पर्श होती है जीभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है?
ए ड़, बी ग्या, सी ड या डी ड़। तो ये चारों ही दिए हुए बहुत नियरेस्ट हैं, लेकिन इसको मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, पहले क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताई थी। तो ये इसका इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जो ग्या है वह आपका कैसा है, एक संयुक्त व्यंजन है, और यह किस किस से मिलके बना है यदि आपसे पूछा जाए तो जो जा है उसमें प्लस हलंत लगाएंगे, यदि हलंत नहीं है तो वह आपका गलत हो जाएगा। और प्लस कौन सा मैंने बताया था, यहाँ बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञा से ज्ञानी। और ये वाला जो है ये कैसा है, नासिक के है, इसको आप जब बोलेंगे तो आपके नाक से आवाज़ आएगी। तो ये आपका व्यंजन कैसा है, ये नासिक के व्यंजन है। अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो आपके ऑप्शंस पढ़ते हैं, ए ता, बी ना, सी दा या डी टा। अगर आप इसको आपको याद नहीं है दंते का तो भी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन जो दंत की ध्वनियाँ हैं उन सभी को यदि आप लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब जो कि दंत की ध्वनियाँ हैं वह हैं ता, था, दा, धा एवं ना। तो ये पांचों जो ध्वनि है वह आपकी दंत से बोली जाती है, दंत से आवाज़ आएगी इनकी। अब जैसे ता भी है तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। इन्होंने ये पूछा है कि दंत नहीं है तो यानी ये है, ये कट गया। उसके बाद में था नहीं, यहाँ पे देखिए दा भी है, तो आपका जो ऑप्शन सी है वह भी कट गया कि दा भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। और धा और ना भी इसमें दिया हुआ आपका ऑप्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे ना भी नहीं है, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, टा। और यदि टा जो है वो दंत का नहीं है तो वह किसका आंसर है, तो वह जो है ता वह मूर्धा से बोला जाता है, यानी कि जो तालु का आगे वाला भाग है वहाँ से इसकी आवाज़ आती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये सारे जो व्यंजन हैं आप लोग इनको याद कर लीजिए, इससे आप लोगों को बहुत आसानी से वर्णमाला के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है 31, कौन सा अमानक वर्ण है, ए खा, बी घा, सी भा और आधक का और डी भा। तो इस प्रश्न में जो आपका ऑप्शन नंबर सी है भा और आधक का, वह आपका अमानक वर्ण है, यानी को इसको मानक के रूप में नहीं माना गया है, और जबकि ख, ग और भा ये तीनों ही मानक के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न है 32, छा वर्ण किसके योग से बनता है। इसका मतलब ये एक संयुक्त वर्ण है। अब आपको ये बताना कि वह संयुक्त वर्ण किसके योग से बनता है। ऑप्शन ए का हलंत प्लस सा, बी का हलंत प्लस चा, सी का हलंत प्लस छा या डी का हलंत प्लस सा। तो मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ कि इस प्रश्न में सा तो है, लेकिन सा कौन सा वाला है ये आप लोग को डिसाइड करना। अभी आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका कट जाता है, आपका ऑप्शन ए और डी बचता है। लेकिन इसमें जो शाह है वह आपका कौन सा है, शाह से षटकोण वाला है, जो कि मूर्धन्य शाह है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता कि यह छा का वर्ण है। अगला प्रश्न है 33, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, यह प्रश्न पूछा, बहुत आसान प्रश्न है, इस सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन 11 है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वह 11 स्वर जो होते हैं वह कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, र, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, ये इस तरह के 11 अक्षर हैं जो कि स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, बी ऊ, सी ए या डी जा। ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आप लोग दे सकते हैं। मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि 11 कौन कौन से स्वर हैं, तो ये तीनों ही आपके जो हैं वह स्वर हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है आपका जा, यह क्या है, यह व्यंजन है। अगला प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है। ए ठ, बी ड या सी ड़ या फिर डी घा। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको टा वर्ग सभी याद है तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। तो आप टा के बाद पढ़िए, ट ठ ड ढ़ ढ़, तो आपका जो उत्तर है वह आपका क्या हो जाएगा, यानी घा नहीं आ रहा इसके अंतर्गत। घा जो है वह कैसी ध्वनि है, वह कंठ की ध्वनि है। तो आपके ये तीनों ही जो हैं वह टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो है ये आपका का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न है 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए 32, बी 33, सी 34 या डी
35। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो जो 33 है वह हमारे व्यंजनों की संख्या है और स्वर कितने हैं यदि आपसे पूछा जाए तो स्वर 11 है। और संयुक्त अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो वह आपके 4 हैं। और अगर ऊष्म संघर्षीय आपसे पूछा जाए तो वह कितने हैं, वह 4 हैं। ये चीज़ें आप याद रखिए, आपको फिंगर टिप पे सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 37, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? ए बड़ा, बी वा, सी जा या डी ड़ा। अब इस प्रश्न को आप सभी लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन को जो है यहीं से पकड़िए कि इन्होंने स्वर की बात की है। आप बाकी क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े, लेकिन उन्होंने स्वर को अगर आप पढ़ लेंगे तो आप देखिए इसमें से तीनों में से कौन सा स्वर है। तीनों में से आपका जो है वह ऑप्शन नंबर ए यानी बड़ा आ ही स्वर है। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों व्यंजन है, चाहे वो बा हुआ, जा हुआ या ढा हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह कैसा है, यह एक पाश्य स्वर है जो कि क्या होता है, पीछे से लगता है। जैसे यदि आप राम लिखेंगे तो राम में आ का डंडा जो आ रहा है बड़ा आ का, तो यह पीछे लगने वाला है, यानी कि जो पाश्य स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 38, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है विसर्ग लगाकर, बी खड़ी चौपाई से हटाकर, या सी 2 खड़ी पाई लगाकर, या डी 2 स्वर लगाकर। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन को संयुक्त रूप से अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका खड़ी चौपाई को हटा देंगे। इसी तरह से आपका संयुक्त व्यंजन बन जाएगा। अगला प्रश्न है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अब यदि आपको विसर्ग के और अनुसार नहीं पता होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे। ऑप्शन ए अध, बी निस्पृह, सी द्वित्व या डी थोड़ा सा। फ्रेंड्स, जो विसर्ग होता है, विसर्ग को हम लोग 2 बिंदी पीछे जो लगी होती हैं उससे डिनोट करते हैं। तो ऐसा जो है प्रश्न में वह आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है निस्पृह, वह आपका विसर्ग से बना है, बाकी तीनों विसर्ग से नहीं बने हुए। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। यदि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो आप ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो। सभी में ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर आई हूँ। और ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है, आप लोग को बस इसमें इस वीडियोस को लाइक करना है और लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है। बस आप लोगों से मैं इतना ही होप करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी मैं जो मेहनत कर रही हूँ वो आप जैसे जो भी छात्र हैं जो फ्री में घर बैठे पढ़ना चाहते हैं उन तक ये पहल पहुँचे। अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन ए, बी ला, सी का, या डी ल। तो आप लोगों ने इस प्रश्न को पहचान लिया होगा। मैंने आप लोगों को 11 स्वर बताए हैं कौन कौन से हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वह आपका एक स्वर है, बाकी तीनों आपके व्यंजन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगला जो वीडियो आएगा तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनको लेकर आऊँगी। थैंक यू।